कोई सोलर प्रोब कैसे सोलर सिस्टम को पार करता है? सोलर सिस्टम का एक्सप्लोरेशन ह्यूमन सिविलाइजेशन के सबसे एम्बिशियस और इंस्पायरिंग प्रयासों में से एक रहा है। वैसे अभी यूनिवर्स के बारे में हमारी नॉलेज समुद्र में एक बूंद पानी जितनी ही है, लेकिन फिर भी हम बूंद बूंद करके ये नॉलेज बढ़ाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं और इसी कोशिश में हमारे गाइड का काम करते हैं सोलर प्रोब्स। बट क्या कभी आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि ये सोलर प्रोब्स स्पेस में कैसे ट्रेवल करते हैं? कैसे कुछ स्पेसक्राफ्ट्स स्पेस में ही कहीं गुम हो जाते हैं और कुछ वैज्ञानिकों की उम्मीद से भी कहीं आगे निकल जाते हैं। आज की वीडियो में हम स्पेस में सोलर प्रोब्स की जर्नी के बारे में ही बात करने वाले हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि फ्यूचर में साइंटिस्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कौन से नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सोलर प्रोब्स और उनकी जर्नी के बारे में जानने से पहले हमें हमारे सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझ लेना चाहिए, क्योंकि स्पेस में प्रोब्स की जर्नी को समझने के लिए हमें इसकी भी जरूरत होगी। जब भी हम सोलर सिस्टम के बारे में इमेजिन करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसी इमेज आती है, बट एक्चुअल में हमारे सोलर सिस्टम में केवल सन और 8 प्लैनेट्स नहीं हैं, बल्कि इन सभी प्लैनेट्स के मून्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स जैसी कई सेलेस्टियल बॉडीज स्पेस में होती हैं और ये सब कुछ एक ह्यूज एरिया में फैला हुआ है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कितनी दूर हो सकते हैं, इसका आइडिया आप इसी बात से लगा लो कि इनके बीच की डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में मेजर करते हैं, जिसे शॉर्ट में AU लिखा जाता है, और 1 AU सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस के बराबर होता है, यानी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। और ये सब जहाँ तक फैला हुआ है उस पूरे एरिया को कहते हैं हेलियोस्फीयर। बेसिकली सोलर सिस्टम के एज के अंदर के पूरे एरिया को हेलियोस्फीयर कहा जाता है, और जहाँ से हेलियोस्फीयर खत्म होता है उसे हम हेलियोपेज कह देते हैं। वैसे तो हेलियोस्फीयर और हेलियोपेज के बारे में कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये पिक्चर इतनी वेग है कि फ्रंटियर्स इन एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस में पब्लिश एक स्टडी कॉम्प्लीमेंट्री इंटरस्टेलर डिटेक्शन फ्रॉम द हेलियोटेल के लीड ऑथर सारा स्पिट्जर कहते हैं कि बिना किसी मिशन के हेलियोस्फीयर को समझना बिल्कुल वैसा है जैसे कोई गोल्ड फिश बाउल को उसके अंदर से बैठ के समझने की कोशिश कर रही हो। यानी साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हेलियोस्फीयर के शेप और LISM के साथ उसके रिलेशन को तब तक सही से नहीं समझा जा सकता जब तक वो इसे इसके बाहर से ऑब्जर्व न कर ले। मोटा मोटा कहे तो हेलियोस्फीयर सन के आसपास का एक वास्ट बबल लाइक रीजन है जो सोलर वाइंड और सन की मैग्नेटिक एनर्जी से भरा हुआ है। लेकिन ये भूल तो बिल्कुल मत कीजिएगा कि इसका एक्सटेंशन सिर्फ हमारे प्लूटो तक है। हमारा सोलर सिस्टम हेलियोस्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। और आपको बता दूं कि हेलियोपेज की कोई रीजन लाइन नहीं है कि यहाँ से सोलर सिस्टम खत्म, और ना ही सन से इसकी डिस्टेंस फिक्स है। जैसे जैसे सूरज गैलेक्सी में मूव करता है हेलियोपेज की शेप भी चेंज होती रहती है। हेलियोस्फीयर का शेप सोलर वाइंड और लोकल इंटरस्टेलर मीडियम LISM के इंटरेक्शन से डिसाइड होता है। LISM प्लाज्मा, डस्ट और न्यूट्रल पार्टिकल का बना होता है। अब तक हम हेलियोपेज के बारे में इतना तो जानते ही हैं कि हेलियोपेज वो बाउंड्री लाइंस हैं जहां इंटरस्टेलर मीडियम सोलर वाइंड को रोक देता है। ये वो पॉइंट है जहां सोलर वाइंड और सन की मैग्नेटिक फील्ड इंटरस्टेलर मीडियम के साथ इक्विलिब्रियम में होती है। अभी तक हमारे सिर्फ 2 ही स्पेसक्राफ्ट ऐसे रहे हैं जिन्होंने हेलियोस्फीयर को पार किया है। ये दोनों है वोयाजर 1 और वोयाजर 2। वोयाजर 1 ने 2012 में हेलियोपेज को पार किया था सन से 121 AU की दूरी पर, जबकि वोयाजर 2 2018 में ऐसा करने वाला दूसरा प्लैनेट बना जब इसने 119 AU की डिस्टेंस पर हेलियोस्फीयर की सीमाएं लांघ थी। लेकिन 1970 में बने इन स्पेसक्राफ्ट्स के इंस्ट्रूमेंट्स भी अब उतने इफेक्टिव फंक्शन नहीं करते, ऑब्वियसली क्योंकि ये काफी पहले बने थे। हालांकि तब से अब तक टेक्नोलॉजी काफी इन्वॉल्व हो चुकी है। ऐसे में जरूरत है कि साइंटिस्ट कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाए जिसे स्पेशली हेलियोस्फीयर को पार करने के लिए डिजाइन किया गया हो, ताकि हम स्पेस को और अच्छे से समझ सकें। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हमने हेलियोस्फीयर पार करने की कोशिश नहीं की। हम इंसानों को स्पेस की गहराइयों में गोते लगाते हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं। 1972 में सबसे पहले पायोनियर 10 के लॉन्च के बाद से अब तक 5 ऐसे स्पेसक्राफ्ट रहे हैं जो या तो सोलर सिस्टम के एज तक पहुंच गए हैं या तो जल्द ही पहुंचने वाले हैं। ये स्पेसक्राफ्ट्स हैं पायोनियर 10, पायोनियर 11, वोयाजर 1, वोयाजर 2 एंड न्यू हॉरिजॉन्स। कमाल की बात तो यह है कि इन स्पेसक्राफ्ट्स को हमारे साइंटिस्ट ने इसलिए नहीं बनाया था कि वो इनके थ्रू स्पेस की ओर सैर करना चाहते हैं या सोलर सिस्टम को क्रॉस करना चाहते हैं, बल्कि इन स्पेसक्राफ्ट्स का मेन मोटिव तो बस हमारे नेबरिंग प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना था।
लेकिन इनमें से ज्यादातर तो अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ से ज्यादा सरवाइव कर चुके हैं और ओरिजिनल मिशन प्लान खत्म हो जाने के बाद आज भी परफॉर्म करते जा रहे हैं। वोयेजर मिशन ने तो इसी साल अपनी जर्नी के 45 साल पूरे किए हैं। शायद इसे लॉन्च करते वक्त वैज्ञानिकों ने भी नहीं सोचा होगा कि ये यान हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स को भी पार करते हुए स्पेस के सबसे फारदेस्ट पॉइंट तक पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। यकीन मानिए वोयेजर 1 और 2 की हेल्प से हमारे साइंटिस्ट को स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। वोयेजर ही वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने अर्थ और मून को एक ही फ्रेम में कैप्चर करके ये आइकॉनिक पिक्चर क्लिक की थी। इस स्पेसक्राफ्ट ने ऐसी कई बेहतरीन पिक्चर्स हमारे साइंटिस्ट को भेजी। कुछ पिक्चर्स तो इतनी हाई रेजोल्यूशन की है कि आप वोयेजर की फोटोग्राफी स्किल्स के फैन हो जाओगे। खैर, वोयेजर के द्वारा भेजी गई इमेजेस की बात किसी और वीडियो में करेंगे। अभी स्पेस में इसकी जर्नी पर वापस आते हैं। अब ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस में उस छोर तक पहुंच चुका है जहां सन का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है और बाकी स्टार्स का प्रभाव शुरू होता है। वोयेजर 1 लगभग पिछले 1 दशक से इंटरस्टेलर स्पेस में है और अब भी लगातार अपनी जर्नी कंटिन्यू किए हुए है। बट अब ये भी धीरे धीरे सरेंडर करने लगा है, जैसे कि इसने लास्ट ईयर अपनी लोकेशन से रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी। बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि इसके हार्डवेयर के किसी पार्ट में प्रॉब्लम है। हालांकि नासा की टीम ऑनबोर्ड पावर सप्लाई को एक्टिवली मैनेज करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन ऑल स्पेसक्राफ्ट्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम तो होंगी ही। भले ही वोयेजर की तरह पायोनियर 10 और 11 हमारे साथ कम्युनिकेट ना कर रहे हों, लेकिन स्पेस हिस्ट्री में इनका भी मेजर रोल रहा है। भले ही हम इन्हें कमांड्स नहीं दे पा रहे हों, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट्स आज भी स्पेस में कहीं चक्कर लगा रहे हैं और शायद कभी किसी और प्लेनेट पर रहने वाले लोग इनके थ्रू हमें कांटेक्ट करें। अपने नाम की ही तरह इन सभी मिशंस में सबसे नया है न्यू होरिजॉन्स। इसे 2006 में लॉन्च किया गया था और प्लूटो तक की जर्नी ये 2015 में कंप्लीट कर चुका है और जिस स्पीड से ये स्पेस में चक्कर लगा रहा है, साल 2040 तक ये हेलियोपेज को पार कर देगा। बट अब ये सवाल आता है कि क्यों किसी सोलर क्राफ्ट को हेलियोपेज क्रॉस करवाना इतना मुश्किल है और कब कोई प्रोब सोलर सिस्टम को पार कर पाता है। तो देखिए, किसी भी स्पेस प्रोब की जर्नी अर्थ से उसके लॉन्च के साथ स्टार्ट हो जाती है। इन्हें लॉन्च करने के लिए पावरफुल रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उन्हें उतना थ्रस्ट मिल सके जो अर्थ की ग्रेविटी को पार करने के लिए जरूरी होता है। अब जैसे ही क्राफ्ट स्पेस में पहुंचते हैं, ये बेहद जरूरी हो जाता है कि ये केयरफुली कैलकुलेटेड ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करें, तभी वो रिक्वायर्ड डेस्टिनी तक पहुंच पाएंगे। सोलर सिस्टम में प्रोब्स को उनके सही रास्तों में बनाए रखने के लिए कई सारी टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें सबसे फैसिनेटिंग है ग्रेविटी असिस्ट टेक्निक। इसको हम स्लिंग शॉट मैनवीयर के नाम से भी जानते हैं। इस टेक्निक में प्रोब की स्पीड को बढ़ाने या फिर उसका रास्ता बदलने के लिए किसी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट वोयेजर मिशन के दौरान भी जुपिटर और सैटर्न के ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके उसकी स्पीड और ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन रखा गया था। दोस्तों, कोई भी प्रोब कितने दिनों में सोलर सिस्टम को पार करेगा, इसमें सबसे बड़ा रोल उसकी स्पीड का ही होता है और प्रोब को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो वायरिंग स्पीड्स के साथ ट्रेवल कर सके। अपने प्रोपल्शन सिस्टम और मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से वोयेजर 1 को 1977 में लॉन्च किया गया था और इसको हेलियोपेज को क्रॉस करने में करीब 35 साल लग गए थे। इस जर्नी के दौरान उसकी स्पीड लगभग 61,000 किलोमीटर पर आवर थी, जबकि न्यू होरिजॉन जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था, इसने 58,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए महज 9 साल में प्लूटो को पार कर लिया। नाउ पार्कर सोलर प्रोब जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था और इसे पर्टिकुलरली इसी पर्पस से डिजाइन किया गया था कि सन के आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जा सके। इसकी स्पीड 4,30,000 माइल्स पर आवर की यानी करीब 7 लाख किलोमीटर पर आवर की है और ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट ह्यूमन मेड प्रोजेक्ट है। यह मिशन करीब 7 सालों तक चलेगा, जिसमें ये सन से करीब 4 मिलियन माइल्स की डिस्टेंस कवर कर लेगा। पार्कर सोलर प्रोब सोलर पार्टिकल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड और सोलर एटमॉस्फेयर से जुड़ी जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को देगा। इसकी हेल्प से मिली इंफॉर्मेशन से हम सोलर फिनोमिनल को बेटर समझ पाएंगे और हमारा वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा। अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पार्कर सोलर प्रोब के अलावा सोलर ऑर्बिटर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्यूचर में स्पेस के बारे में हमारी समझ को नए डायमेंशंस दे सकती हैं। अगर सोलर ऑर्बिटर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है तो ये पहला ऐसा मौका होगा जब हमारा कोई स्पेसक्राफ्ट सोलर पोल्स को ऑब्जर्व कर पाएगा। साथ ही साथ हम सोलर वाइंड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी जानकारी जुटा पाएंगे।
और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये प्रोजेक्ट तो स्पेस को लेकर हमारी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग को ही बदल कर रख सकता है। ये डिस्टेंस गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लेनेटरी सिस्टम को ऑब्जर्व करके उनसे जुड़ी इंफॉर्मेशन हमें देगा, जिससे हम ये तक डिकोड कर सकते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज का फॉर्मेशन और एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि इसमें इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज हैं, जिसकी वजह से ये कॉस्मिक डस्ट को पीर करके अर्ली यूनिवर्स को भी ऑब्जर्व कर पाएगा। यानी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स स्पेस और सेलेस्टियल बॉडीज को लेकर हमारी नॉलेज को काफी इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे चलकर हो सकता है कि हम ऐसे प्लैनेट्स के बारे में पता लगा पाएं जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, या फिर शायद हम उस प्लेनेट पे जा भी पाएं। लेकिन ये कब होगा अभी बता पाना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल तो हम इन प्रोजेक्ट्स के सक्सेसफुल होने का इंतजार ही कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम कभी हेलियोस्फीयर को समझ पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा? स्पेस की दुनिया से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। रहस्य टीवी स्पेस। धन्यवाद।